अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्ट्स। तो क्या होते हैं सॉल्ट्स? सॉल्ट्स जो होते हैं हमारे पास, सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। सॉल्ट हमारे पास क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स जनरली फाउंड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिडिक विथ अ बेस। ये कब बनते हैं? बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विथ बेस। ठीक है। अब जो भी सॉल्ट्स होते हैं मैंने आपको बताया कि वो आयंस होते हैं। तो इनके जो भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बने हुए होते हैं। तो जो पॉजिटिव इनके आयंस होते हैं उनको हम बोलते हैं केटाइंस, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको हम बोलते हैं एनाइंस। ठीक है। अ केटाइन इज़ अ मेटलिक आयन ड्राइव्ड फ्रॉम अ बेस, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड बेसिक रेडिकल। अब जो केटाइन होता है यानी कि जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल, और जो भी एनाइन होता है वो ड्राइव्ड होता है एसिडिक से, उसको हम बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। अब कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल जब हाँ, सोडियम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक हो गया, सोडियम क्लोराइड। अब देखें जो यहाँ पर सोडियम है, ये जो सोडियम है ये हमने लिया है किससे? बेस से। ये चीज़ याद रखनी है कि हम इसको बेसिक रेडिकल क्यों बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमने बेस से लिया है। तो ये जो सोडियम है इसलिए हम इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। और जो क्लोरीन है वो किससे आया? वो आया HCl से, हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो इसको हम बोलते हैं एनाइन जो है एसिडिक रेडिकल। ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है एसिडिक रेडिकल, और इसको बोला जाता है बेसिक रेडिकल, क्योंकि ये हमने बेस से ड्राइव किया है और ये एसिड से ड्राइव किया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये चार्ट है, इसमें 3 चीज़ें, मेटल, एसिड और ये सॉल्ट है। ठीक है। सो उसका नेम लिखा हुआ है सॉल्ट नेम। तो देखते हैं ये कैसे होता है। अब देखें ये मेटल हमारे पास सोडियम है, और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो H है एसिडिक H, जब वो रिप्लेस करेगा सोडियम मेटल के साथ तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है। उसके बाद एसिड है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। इसका भी जब जो एसिडिक H है व्हेन इट रिएक्ट, जब ये रिएक्ट करेगा पोटेशियम मेटल के साथ तो बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। उसके बाद देखें जो एसिड है वो है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो एसिडिक H है ये जब रिप्लेस होगा जिंक के साथ तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम मेटल है, फास्फोरिक एसिड। अब इसके पास जो इसका एसिडिक H है ये जब रिप्लेस होगा कैल्शियम के साथ तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। लास्ट में हमारे पास है सिल्वर मेटल है और एसिडिक एसिड है। ठीक है। तो एसिडिक एसिड का जो H है एसिडिक H सॉरी, वो जब रिप्लेस हो जाएगा मेटल सिल्वर के साथ तो क्या बनेगा? सिल्वर एसीटेट। ठीक है। CH3COO और Ag सिल्वर की आ गई। उसके बाद कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज़ कह लें आप सॉल्ट की। ठीक है। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स, तो ऐसे भी आता है कि सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ बताएं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है सॉल्ट की। अच्छा, इनमें जो बॉन्ड होता है आप याद रखें कि हाईली जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो होता है, यानी कि इनमें आयोनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है। ये बात याद रखनी है। तो सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स बिकॉज दे हैव आयोनिक बॉन्डिंग। तो फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि जो सॉल्ट्स हैं वो हमें क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें आयोनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है। तो ये बात याद रखने के जो भी सॉल्ट हैं वो हमें हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद होते हैं। उनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। ये भी क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है आयोनिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है।
मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स, यानी कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिस्टल्स की शेप के लिए। इसका मतलब ये है कि जो भी सॉल्ट्स होते हैं सिंपली उनमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब देखें कैसे, जैसे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच सॉल्ट एंड दे आर रिटन विद द केमिकल फार्मूला। अब देखें ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनमें कुछ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये भी बात रखनी है, यह भी बात याद रखनी है कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ कंबाइन होते हैं, उनको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब देखें कॉपर सल्फेट है, इसके पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं? 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। और दूसरी बात स्टूडेंट्स ये याद रखनी है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास ये कांस्टेंट होते हैं। तो क्या बन गया कॉपर सल्फेट, इसको हम क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट के पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो ये भी बन गया कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड्स। अब कैसे होते हैं न्यूट्रल कंपाउंड्स? अब ये बोल रहा है अल्दो दे डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ये भी इनमें वेरी करते हैं, इनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मतलब इक्वल नहीं होते, बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इनमें जो चार्जेस होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखें हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, इसके पास आ गए 2, हाँ, और अब इस पर जो चार्ज होती है वो होती है +2, और इस पर जो चार्ज होती है वो होती है हमारे पास 2, तो ये बन गई -2, तो प्लस का 2 माइनस का 2, तो जिस पर चार्ज अब आ गई वो आ गई 0। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। अच्छा, अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो सॉल्ट जो होते हैं एक होते हैं सॉल्युबल और दूसरे होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्युबल को देख लेते हैं कि सॉल्युबल कैसे, जो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो ये उनके कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, अच्छा, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम रिकवर भी कर सकते हैं, एवापोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है, तो उनसे हम इनको जो है वो रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेथड्स देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास मेथड है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब इसमें क्या होता है कि हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड का मेटल, एक्टिव मेटल के साथ। तो इसमें क्या होता है कि जो हमने जो अभी ऊपर पढ़ा कि जो हाइड्रोजन आयन होता है एसिड का वो रिप्लेस हो जाता है एक्टिव मेटल के साथ। अब देखें कैसे, जैसे इस रिएक्शन में बताया जा रहा है कि एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसने जब रिएक्शन किया एक्टिव मेटल के साथ, जो कि एक्टिव मेटल था, उसने क्या किया, उसने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन आयन जो कि एसिडिक था, और बन गया हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारे पास क्या हो गई, वो इवॉल्व आउट या लिबरेट आउट हो गई। तो ये होता है हमारे पास पहला मेथड जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसमें हम एसिड का रिएक्शन करवाते हैं किसी एक्टिव मेटल के साथ। अब देखें और एग्जांपल्स हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन वगैरह। अब दूसरा मेथड है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन मेथड। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रलाइजेशन मेथड क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। और ये भी हमने पढ़ा है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक तो सॉल्ट बनता है, दूसरा वाटर बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, एक तो सॉल्ट बना हाइड्रोजन सोडियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास मेथड है वो है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ मेटेलिक ऑक्साइड। जब हम मेटेलिक ऑक्साइड को किसी
एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, मोस्टली द इनसॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड्स, ज़्यादातर जो होते हैं इनसॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। यानी यहाँ पर जो हमारे पास एसिड मौजूद है वो कौन सा है, डाइल्यूट एसिड है, तो उससे भी क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। अब देखें जैसे एसिड है हमारे पास H2SO4, जब उसने रिएक्ट किया है कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो इसने बना दिया कॉपर सल्फेट और वाटर। ठीक है, ये कब होता है, जब हम किसी भी एसिड का रिएक्शन करवाते हैं मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं। और इसमें जो हम एसिड्स जिनके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं वो कौन से होते हैं, याद रखनी है कि वो होते हैं डाइल्यूट एसिड्स, और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं इनसॉल्युबल। ठीक है, ये याद करने वाली बातें। चौथा जो मेथड है वो है हमारे पास जब भी हम एसिड का किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अच्छा, इसमें भी जो हम एसिड्स लेते हैं वो कौन से होते हैं, डाइल्यूट एसिड्स होते हैं। तो ये जब मेटेलिक कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट, वाटर एंड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखनी है ये बात कि जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ आप इनका रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर प्रोड्यूस होता है। अब देखें नाइट्रिक एसिड का जब हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया है तो हमें मिला सोडियम नाइट्रेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई यहाँ पर, लिबरेट आउट, यहाँ इवॉल्व आउट। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें कि प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब इनसॉल्युबल सॉल्ट को पहले समझें कि इनसॉल्युबल सॉल्ट में ये कैसे बनते हैं। अब इनसॉल्युबल सॉल्ट का जो मेथड होता है वो सिंपली होता है कि जो भी सोल्यूबल सॉल्ट अभी आपने ऊपर पढ़े उनको आपस में क्या कर लें, मिक्स कर लें, तो आपके पास इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बन जाएंगे। अब इनमें क्या होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयोनिक रेडिकल्स, मेटेलिक रेडिकल्स एक्सचेंज विथ एसिडिक रेडिकल्स। तो मेटेलिक एसिड रेडिकल्स जो अभी हमने ऊपर पढ़े वो एसिडिक रेडिकल्स के साथ चेंज हो जाएंगे तो न्यू सॉल्ट्स बनेंगे। ठीक है, अब जो न्यू सॉल्ट्स बनेंगे एक तो इनमें इनसॉल्युबल होगा और दूसरा सॉल्युबल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे, जैसे सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन कर रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है हमारे पास। अब देखें ये दोनों क्या है, ये दोनों सोल्यूबल सॉल्ट हैं। जब हम इनको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे तो बन जाएंगे हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया सिल्वर क्लोराइड और साथ में बन गया सोडियम नाइट्रेट। अब देखें यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड बना है ये सॉल्युबल है और जो सोडियम नाइट्रेट है वो इनसॉल्युबल है। ठीक है, ये सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल है। इसी तरह जब सोडियम कार्बोनेट को हमने रिएक्शन करवाया कॉपर सल्फेट के साथ तो बन गया कॉपर कार्बोनेट और उसके और प्लस में हमारे पास बन गया सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब ये जो है कॉपर, इसको हम बोलेंगे, हाँ सॉरी, इसको हम बोलेंगे कॉपर कार्बोनेट, और ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, और ये जो हमारे पास सोडियम सल्फेट है ये हमारे पास सॉल्युबल है। ठीक है।